हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी क्लास में। आज अपन फिर से लौटे हैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने के लिए, जिस सीरीज का नाम है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इस सीरीज में अपन क्या पढ़ेंगे? मैग्नेट से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें। इस सीरीज में हमारी 5 प्लेलिस्ट रहेंगी, जिसमें पहली प्लेलिस्ट का नाम है प्लेलिस्ट नंबर 1। इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एनसीईआरटी बेस्ड ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आगे आने वाले चैप्टर्स में इसके कंसेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से यूज़ होने वाले हैं। तो इसी सीरीज में अपना सबसे पहला एक एक्सपेरिमेंट मान लेते हैं। एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं अपन। एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो किसने दिया था? ऑरस्टेड ने। तो इसको अपना नाम दिया ऑरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। OERSTED ऑरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं ऑरस्टेड ने क्या कहा। सुन लो पहले। ऑरस्टेड ने ये कहा कि अगर हम कोई भी कंपास, कंपास कौन सा होता है? मैग्नेटिक कंपास या फिर कंपास निडल, है ना। कंपास हम किसी ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट के पास ले जाते हैं जिसके कंडक्टर में क्या होता है? करंट फ्लो हो रहा होता है। तो जब हम उसके पास ले जाते हैं तो जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसके नीडल में एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ये एक्सपेरिमेंट किया किसने? ऑरस्टेड ने, और ये हमको कंक्लूजन बताया। देखते हैं उन लोगों ने उन्होंने कैसे बताया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। हमने माना एक सर्किट, ये बना हमारा सर्किट, ये बना हमारा स्विच, और ये एक वायर लिया हमने। इस वायर को नाम देते हैं अपन। इन्होंने कहा कि ये कॉपर वायर लेना। मैंने कहा ठीक। तो मैंने ये कॉपर वायर लिया और अपने बच्चों को बता दिया कि भाई क्या है ये? कॉपर वायर। ये मेरे बच्चों को भी याद हो गया, कॉपर वायर। ठीक है। अभी सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है। तो हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास लेकर आए। मैग्नेटिक कंपास में कोई भी हो सकता है भाई। ये इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन थी, है ना। जैसे ही मैंने इसका स्विच क्लोज किया, ये पॉजिटिव चार्ज था बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल था, है ना। तो इसमें क्या होगा? करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ये तो जैसे ही हम यहाँ से यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि इसकी नीडल में एक डिफ्लेक्शन हो गया। और वो डिफ्लेक्शन, नया डिफ्लेक्शन क्या था? ये हमारा नया डिफ्लेक्शन हो गया। कहने का मतलब है जो नीडल का जो ओरिएंटेशन था वो चेंज हो गया। ठीक है। हमने एक और तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अगर हम इस बैटरी के टर्मिनल को अपोजिट साइड ले जाएं, मतलब हम करंट फ्लो एकदम अपोजिट करा दें। मैंने फिर से एक सेटअप बनाया, सब सेम लिया, कॉपर वायर भी सेम है। ये हो गया हमारा क्या? कॉपर वायर। अब जब मैं क्लोज करूंगा सर्किट, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था। तो अब देख रहे हो करंट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है ना। हम बात करते हैं ये नीडल कब रखी थी हमने? ये नीडल हमने तब रखी थी जब हमारा कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। ठीक है ना। हाँ, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। तो ये थोड़ा गलत बन गया, यहाँ मान लेते हैं, हमने यहाँ पे रखा। ठीक है ना। तो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ये था। ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ये था। हाँ। तो इसका डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ये था। जैसे ही वायर में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, इसका डिफ्लेक्शन यहाँ से यहाँ हो गया। तो ये अपने डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन से चेंज हो गया। तो भाई हाँ, हमने कहा कि भाई ऑरस्टेड ने तो ठीक ही कहा था कि भाई जैसे ही हम किसी भी कंपास को एक ऐसे कंडक्टर के पास ले जाते हैं जिसके पास जिसमें क्या होता है? करंट फ्लो कर रहा होता है। तो उसमें तो जो हमारे पास कंपास नीडल होती है उसकी नीडल में हमको क्या देखने को मिलता है? एक डिफ्लेक्शन। वो डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है कि आपके जो वायर है उसमें करंट ज़्यादा है या कम है। हमने देखा भाई ज़्यादा हो चाहे कम हो, माइन्यूट डिफ्लेक्शन तो अपने को दिख रहा है। तो भाई इसका सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? लिख देते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर जिसके पास क्या है? करंट। एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस
प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि भाई हमको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो इस नीडल को डिफ्लेक्ट कर सकता है। यहाँ पर केवल हमारे पास करंट है, तो उन्होंने एक एजम्पशन दिया कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस करता होगा मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास, तो ये एजम्पशन उनका ये बहुत सही माना गया। सेकंड एजम्पशन उन्होंने क्या लिया था कि सेकंड एजम्पशन कि भाई हमारे पास अभी हम पढ़ के आए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसमें हमारे पास चार्ज तो था लेकिन वो मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर रहा था, है ना। तो उन्होंने एक और कंक्लूजन निकाला कि भाई एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, अगर ये मोशन में आ गया, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। ये दो पॉइंट्स उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कह दिए, और ये दोनों पॉइंट इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर एकदम सही साबित भी हुए। तो सबसे पहला ये एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ के आते हैं क्लास 10th में, अगर आपको याद हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट ही ये ज़रूरी है। उसके बाद अब अपन ने ये तो जान लिया डिफ्लेक्शन हो रहा है, अब डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन निकालने के लिए डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। ये जो हमारा पॉइंट होता है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होता है ना। अब डिफ्लेक्शन देखो, डिफ्लेक्शन ईस्ट में हो रहा है या वेस्ट में हो रहा है, ये निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। हमारे पास दो रूल्स हैं, एक का नाम है नोज रूल, एक का नाम है स्नो रूल। ये दोनों रूल एकदम सिंपल है, देखो आपको समझ में आता है अभी। देखो नोज रूल हम कब लगाते हैं, नोज रूल जब when current is flowing from north direction to south direction, जब करंट नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, दैट मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, तो ये जो स्पेलिंग है नोज, नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो ई फॉर ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। अपने को ये ऐसे बताता है। इसी तरीके से हम लगा सकते हैं स्नो रूल, हमने माना स्नो रूल। स्नो रूल क्या कहता है कि व्हेन करंट पासेस फ्रॉम इन द कंडक्टर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, अपने को क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर को इस ओरिएंटेशन में सेट करना पड़ेगा कि अपन डिसाइड कर पाए कि ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है या साउथ से नॉर्थ जा रहा है। हमने माना जब ये साउथ से नॉर्थ जाएगा तो हम स्पेलिंग देखते हैं SNOW। जब ये साउथ से नॉर्थ जाएगा तो W क्या बताएगा, W बताएगा अपनी वेस्ट डायरेक्शन, और ये वेस्ट डायरेक्शन ही हमारा क्या होगा, वेस्ट डिफ्लेक्शन। ये दो बेसिक रूल हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ रखे होंगे। यहाँ पे क्या होता है, ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है, इसके बाद एक नोट मान के अपन कर सकते हैं, अपन मान सकते हैं नोट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नोट है। और वो नोट ये कहता है कि जैसे अपन क्या करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती है ना। तो हम उनको शायद डॉटेड फॉर्म में शो करते थे कुछ इस तरीके से। अब जैसी उसकी डायरेक्शन रहती हो, तो यहाँ पर भी क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आगे आने वाले चैप्टर अपन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। जैसा अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज होता है उसके अगल बगल जितना भी एरिया होता है जहाँ पर उसकी वजह से फोर्स इन्फ्लुएंस करता है, कोई भी बॉडी अगर हम लेकर आते हैं उस पर फोर्स इन्फ्लुएंस होता है, तो हम कहते हैं वो फील्ड जो है, वो फील्ड किसने बनाया, वो फील्ड बनाया हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज ने। तो इसी तरह से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड कि भैया जैसे मान लो मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर ये था, है ना, अब इसकी कितने रेंज में ये डिफ्लेक्शन शो होगा,
और तो उस रेंज को अपन क्या कह देंगे भाई, फील्ड कह देंगे, है ना। तो वो फील्ड किसकी वजह से, मैग्नेटिक इफेक्ट जो हो रहा है ना पे, तो अपन क्या कहेंगे उसको कि भैया वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और उसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। जितनी ज्यादा दूर तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो शो करेगा कि हाँ उतनी दूर तक इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है। दूसरी बात, ये पहली बात होगी। दूसरी बात ये मान लेते हैं कि भाई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उन्होंने कहा कि भाई जो करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लो हम ये मान लेते हैं ये हमारा क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट कहाँ जा रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहा है। ये क्या है, ये हमारा करंट है ना। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता भी है तो उनका शेप क्या होता है, तो उनका शेप होता है कुछ कंसेंट्रिक सर्किल की तरह, ऐसे। ये क्या दिखा रहा है हमको, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ बनते हैं हमारे क्या, कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स, कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स। ये सारी की सारी बातें किसके बारे में, ये सारी की सारी बातें अपन ने बताई ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो इस चैप्टर का एकदम बेसिक फॉर्मूला हमको देकर जाएगा और जो आगे हर एक फॉर्मूले में काम में भी आएगा। उस लॉ का नाम है बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ। ये क्या है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमने और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमने कोई भी एक वायर ले लिया। अभी तक कॉपर वायर था, लेकिन मैंने अब क्या किया, कोई भी एक वायर ले लिया, उस वायर का पीस ले लिया। अब ये क्या है, ये मान सकते हो इसी एक्सपेरिमेंट का वायर है और ये आगे जाके सर्किट से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, कोई भी वायर है, इसको नाम दिया मैंने XY वायर है, ठीक है ना। इस वायर का मैंने एक बहुत छोटा पार्ट लिया। यहाँ देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये कैसा पार्ट है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, मतलब कि इतना छोटा कि हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। लेकिन अगर अपने को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कराना है तो भाई इतना बड़ा तो बनाना पड़ेगा जो हमको दिखे। तो हम क्या मानेंगे, इसकी लेंथ मान ली मैंने A से लेकर B तक, ये इसकी लेंथ हो गई। लेंथ माना मैंने DL। अब DL जो लेंथ है वो समझ सकते हो कि भाई जिसके आगे D लग जाता है वो कैसा हो जाता है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब इस वायर में जैसे हमको पता है करंट फ्लो कर रहा था I, तो भाई अगर हम उसका छोटा पार्ट लें चाहे कुछ पार्ट लें, उस छोटे पार्ट में भी करंट तो I ही रहने वाला है। हमने मान लो एक पॉइंट लिया P, उस P को अपने नाम दिया ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट, हम यहाँ पे सारे के सारे ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है ना। तो मैंने माना भाई A B के सेंटर में कोई पॉइंट मान लिया और उस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकाल ली, है ना। डिस्टेंस मैंने मान ली चलो R, ठीक है ना, R डिस्टेंस हो गई। अगर हम माने इसकी डायरेक्शन, तो भाई ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी R कैप। R कैप रिप्रेजेंटिंग अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम, इसको अपन मान लेते हैं O या C, O मान लेते हैं, अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम O टू P। डिस्टेंस है R, डायरेक्शन क्या है R कैप, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा वेक्टर बन जाएगा, बन गया। अब ये वेक्टर ये AB लाइन से कितना एंगल बना रहा है, तो वो भी तो अपन कंसिडर करेंगे। उसको अपन ने माना थीटा डिग्री, थीटा एंगल। ये सेटअप आपको समझ में आया। ये फिगर बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ी कला है ना। इसको अपने नाम दिया फिगर 1, ठीक है ना। अब देखते हैं बायोट सेवर्ट्स लॉ ने क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले, क्या क्या एजम्पशंस लिए। उन्होंने कहा कि भाई जो इस छोटे पार्ट की वजह से इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटी ही तो होगी। पूरी वायर की वजह से लेंगे तो यहाँ पे पूरी B आएगी, है ना। हम छोटे से पार्ट की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई DB एक क्या है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस छोटे पार्ट की वजह से, कहाँ पर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पर, ठीक है। हमने ये बात मान ली। तो हमने कहा कि भाई ये डिपेंड किस किस पर करेगी, तो उन्होंने एक एक करके बताया कि भाई DB जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी हमारे करंट पे, कि भाई जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगी। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया।
मैंने कहा और बताओ। तो उन्होंने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी लेंथ के, कि भाई जितनी ज़्यादा बड़ी लेंथ होगी उतना ज़्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल कितनी लेंथ है, डीएल। तो हमने क्या माना भाई, ये डीएल पे डिपेंड कर रहा है। इक्वेशन नंबर हमने 2 मान लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई जो थीटा है, अब ये थीटा पे किस तरीके से डिपेंड कर रही है। हमने कहा अगर ये पॉइंट एकदम इसके तार के अंदर ही होता, अगर ये पॉइंट पी इस वायर के अंदर होता तो इसका एंगल कितना हो जाता, जीरो। एंगल हो जाता जीरो, है ना। और अगर ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता, मतलब अगर यहाँ होता इसकी जस्ट सामने, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाता, है ना। और अपने को ये पता है कि वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ वायर के बाहर होता है, ठीक है ना। अगर हम थीटा ले लेते जीरो तो हमारी वैल्यू आती है जीरो, है ना। अगर हम थीटा ले रहे हैं 90, थीटा ले रहे हैं 90, अगर हम नाम लेते हैं तो थीटा आ जाएगा 90। तो हम थीटा ले रहे हैं 90 तो हमारी वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम आ रही है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं आ रही है। अगर इनफाइनाइट आती तो हम लेते 10 थीटा, क्योंकि इनफाइनाइट नहीं आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद उनकी वैल्यू डिक्लेयर की साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू से हम सहमत हो गए। हमने कहा ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई डी बी अब किस पर डिपेंड करती है। हमने कहा भाई अभी यहाँ पे डिस्टेंस और रह गया। तो उन्होंने कहा डी बी जो है वो वैसे ही डिपेंड करती है आर पे जैसे हमारे कूलम्स लॉ में करता था फोर्स। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कुछ इस तरीके से डिपेंड करती है। तो ये 4 मेजर फैक्टर्स हमको ऐसे मिले जिस पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा था। तो उन्होंने कहा दूसरी बार क्या करना है, अब इन सब फैक्टर्स को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करके क्या लिखेंगे, डेल्टा बी, क्या कह सकते हैं, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमको एक रिलेशन मिल गया, लेकिन अब ये रिलेशन एक कंप्लीट नहीं है। कैसे कंप्लीट नहीं है, अब ये जो dB है, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए इन्होंने कहा कि भाई ये कांस्टेंट लगा देना। तो भाई मैंने कांस्टेंट हमेशा की तरह मान लिया के, ठीक है ना। हमने इक्वल टू लगाया साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए, ये आया कांस्टेंट के। इसको अपन कह सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा ये भी बताते हैं, है ना। के इंटू देन अगेन आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हमको यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। ये समझ लो कि भाई यहाँ पे ये पूरा हमारा फॉर्मूला हो गया, लेकिन अभी अपने को कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है। ये ठीक है ना। इन्होंने कहा कि भाई एक्सपेरिमेंट के बाद अपने को पता चला कि के की वैल्यू जो थी वो था म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई। मैंने कहा 1/4 पाई समझ में आता है, लेकिन ये म्यू नॉट क्या है। उन्होंने कहा पहले लिख लो फिर अपन बताते हैं। मैं लिख लेता हूँ, मैंने लिख लिया। इन्होंने कहा कि भाई जो हमारे पास म्यू नॉट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट, उसको क्या कहते थे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। ये हमारा पूरा का पूरा सेटअप जब वो फ्री स्पेस में रखा हुआ है, तो इन्होंने उसका नाम दिया कि एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। इतने सीधे तो हम है नहीं कि हमको कोई नया वर्ड मिले और हम उनसे ना पूछे। तो हमने फिर से पूछा कि भाई यहाँ पे वहाँ पे तो परमिटिविटी था, आपने डेफिनेशन बाद में बता दी थी। तो उन्होंने कहा बाद में बताया था ना, तो ये हम तुमको बाद में बताएंगे कि परमिएबिलिटी होती क्या है। अभी तुम मान लो कि भाई हाँ म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट का जो मतलब होता है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऐसा कुछ होता है। तो मैंने कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। तो उन्होंने कहा भाई इसकी कोई वैल्यू भी होती है, जैसे वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती थी, यहाँ पर इसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। जब इसकी कोई वैल्यू है तो इसकी कोई यूनिट भी होनी चाहिए। तो उन्होंने इसकी यूनिट बताई WB पर एम्पियर मीटर। मैंने कहा चलो अब तो सब ठीक है, लेकिन ये WB क्या है। तो उन्होंने कहा WB नहीं जानते, तो WB है भाई वेबर, वेबर। हमने कहा अच्छा वेबर है, तो भाई वेबर का मतलब ही बता दो। वेबर को उन्होंने बताया ये है टेस्ला मीटर स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है भाई, इसको हम लिखेंगे TM स्क्वायर।
यहाँ तक भी ठीक है। तो हमने कहा भाई ये टेस्ला क्या है, तो हमने कहा भाई हम निकाल क्या रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है कौन, टेस्ला। टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला। टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है 1 वेबर, और म्यू नॉट की जो यूनिट होती है वो होती है वेबर पर एम्पियर मीटर। ये कैसे आया ये सब अभी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। हमको म्यू नॉट की वैल्यू मिल गई, हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, हम तो होशियार हैं ही, क्या करेंगे ये सारी वैल्यूज में पुट कर देंगे अपन। एक मिनट, इक्वेशन नंबर दिस, इसमें हम पुट करेंगे धीरे धीरे करके। हमने कहा डी बी इक्वल टू के की जगह इन्होंने कहा रख दो भाई μ0 डिवाइड बाई 4 पाई, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, आपने कहा तो हमने रख दिया। म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू रखेंगे 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आ जाएगा यहाँ पे, 10⁻⁻7 इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बायोट सेवर्ट्स लॉ को, है ना, बात समझ में आ रही है। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले बायोट सेवर्ट्स लॉ को। तो बायोट सेवर्ट लॉ इस नतीजे पर पहुंचा कि डी बी इक्वल्स टू क्या होता है, डी बी इक्वल्स टू 10⁻⁷ आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हम यहाँ तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। लगे हाथ क्या करते हैं, डी बी, बी भी क्या है, इन्होंने बताया कि भाई ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। जब अपन ने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ में सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में एक चीज बढ़ती है, क्या, डायरेक्शन। यहाँ पर भी क्या बढ़ेगी, डायरेक्शन। अगर हम मानते हैं कि भाई डी बी वेक्टर मानते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा μ0 डिवाइड बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई, आई वेक्टर नहीं है ना, वेक्टर मान सकते हैं डीएल को, ये वेक्टर हो गया आईडीएल, है ना, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर साइन थीटा था, साइन थीटा मैंने हटाया और यहाँ लगाया मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का साइन, और यहाँ लिखा मैंने आर कैप। अभी आपको बताते हैं ये ऐसा क्यों हुआ। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बायोट सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। इंपॉर्टेंट नोट सिर्फ आपके लिए समझने के लिए हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। अच्छा, अपन ये जानते हैं ना कि मान लो एग्जांपल लेते हैं कि भाई अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आता है, ए बी कॉस थीटा। और ये ए बी क्या होते हैं, उसके मैग्नीट्यूड होते हैं, यहाँ तक अपन जानते हैं। अपन ये भी जानते हैं कि भाई ए का और बी का अपन लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या आता है, ए बी साइन थीटा, और उसके बाद आता है एन कैप। एन कैप क्या होता है, एन कैप होता है ए और बी जिस प्लेन में होते हैं उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर। इतनी बात अपने को समझ में आती है। हमने कहा ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए को क्या लिया, आई डी एल, ए को लिया, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगाया। बी को अपन ने यहाँ पे क्या लिया, आर वेक्टर, आर कैप, ठीक है ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, आई डी एल। ये हो गया, एक ए हो गया, ये यहाँ पर बी भी आएगा, आई डी एल, है ना। यहाँ पर बी आएगा मतलब कि आर कैप का मैग्नीट्यूड भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक नया वेक्टर आएगा एन कैप, जो क्या होगा, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसको अपन रिप्रेजेंट अगर रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा, ये आई डी एल, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन को फिलहाल के लिए नेग्लेक्ट कर दें, फिलहाल के लिए नेग्लेक्ट कर दें, तो भाई बताओ ये आईडीएल का वेक्टर फॉर्म प्रोडक्ट और ये दोनों बराबर है कि नहीं। अगर हम बात करें सिर्फ मैग्नीट्यूड की, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की, यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने बस वही आईडीएल साइन थीटा की जगह क्या लिखा है,
ये और ये। अभी मैंने इसकी डायरेक्शन ही लिखी है, ये इसका वेक्टर फॉर्म में क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। जब ये क्रॉस प्रोडक्ट खुल जाएंगे तो यहाँ पे अपने आप एक डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो हमको इस पॉइंट पर चाहिए थी पूरी पूरी मैग्नेटिक फील्ड, अभी तो मैंने केवल एक पार्ट निकाला है डीबी, तो भाई पूरी की पूरी जब मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमको बी, तो वो कैसे आएगी, अपन कराएंगे इंटीग्रेशन। अगर आपके लिए ये इंटीग्रेशन साइन नया है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ये इंटीग्रेशन, फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, मैथ में नहीं पढ़ रखा है। लेकिन जितने भी बायो वाले हैं हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि भाई बेसिकली फिजिक्स में अपने को इंटीग्रेशन किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये है डीबी वेक्टर, ठीक है ना। डीबी क्या है, अब देखो यहीं पे थोड़ा बता देते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। जैसे मान लो ये डीबी क्या है, छोटा सा पार्ट है। इंटीग्रेशन ये जो बना है ना, ये हमारा एक साइन है जिसको हम कहते हैं सम, SUM, है ना। सम का हमने एक लेटर लिया S और S को इलोंगेट करके रखा है ना। यहाँ से पकड़ के हमने खींच दिया इसको, तो ये क्या हो गया, एक इंटीग्रेशन का साइन बन गया कुछ इस तरीके का, है ना। अब ये जो एलिमेंट है इसको अपन कहते हैं एलिमेंट्री एलिमेंट या इंटीग्रेट एलिमेंट, है ना। इस एलिमेंट के बिहाफ में हम सारा का सारा क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। ये एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे DI ले रखा था। जब हम ये पूरे वायर की बात करेंगे तो यही DI कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, मतलब शुरू से लेकर एंड तक होगा। तो ये यहाँ पर मान लेते हैं इसकी वजह से DB बना है। अब यहाँ पे हम कोई पार्ट लेते तो यहाँ पे DB1 होता, DB2 होता, DB3 होता, DB4, और ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरे वायर के लिए अपन नाप लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम ये करने वाले हैं, छोटा सा एलिमेंट को अपन जितने पार्ट्स में डिवाइडेड है हम इस सारे को एक साथ में ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, बी वेक्टर, हमको ये मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एज अ फुल। क्या, टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट पॉइंट P ड्यू टू द होल वायर XY। बात समझ आ रही है। तो ये कैसे मिलेगा, हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। किस तरीके से कराएंगे, अब डीबी की वैल्यू क्या थी भाई हमारी, ये थी, यहाँ पुट कर देते हैं μ0/4 वेक्टर फॉर्म पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। IDL वेक्टर क्रॉस R कैप, ठीक है, डिवाइड बाई R²। ये हमको क्या देगा, ये हमको देगा किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कब, जब हमारे पास एक वायर होगा। तो बायट सावर्ट्स लॉ हमको ये बताता है कि जो छोटा सा छोटा एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू प्रोड्यूस होगी वो एक DL कंपोनेंट की वजह से कितनी होगी, इतनी होगी। DB इक्वल्स टू μ0/4 इंटू IDL साइन θ/r²। यहाँ तक समझ में आता है। उसके बाद हमने देखा कि भाई इसका वेक्टर फॉर्म अपने को समझ में आता है, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म किस तरीके से हमने यहाँ से समझ लिया, ठीक है ना। अब जब इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को अपने को ऐड करना होगा तो अपने को इंटीग्रेशन कराना ही कराना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन कराने के बाद हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद हमको जैसी जैसी वैल्यू में इंटीग्रेशन कराना होगा हम यहाँ करा लेंगे और हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम देखेंगे आगे आगे जाके कंसेप्ट बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर की प्ले लिस्ट बहुत लंबी जाने वाली है और इस चैप्टर में बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारी इस वीडियो से किसी नीडी पर्सन की हेल्प हो सकती है तो ये लेक्चर उसको शेयर ज़रूर करें और अपना सपोर्ट बनाए रहें, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। थैंक यू एंड टेक केयर।